दिशा जेठानी फ्रॉम 11th क्लास इज हेयर। बच बचा के मुरमुरा के हम लोग थर्ड चैप्टर पे आ ही चुके हैं। फोर्थ चैप्टर गाइस इसका थोड़ा सा बड़ा आने वाला है, तो ट्राई करेंगे इस थर्ड चैप्टर को भी एक ही लेक्चर में वन शॉट में कवर करें, क्योंकि ये भी कुछ छोटा मोटा चैप्टर है नहीं, थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे खासे चांस रहते हैं। तो हाइजीन और सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइजीन एक प्रैक्टिस जिससे आप अपने अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं, स्पेशली कि डिजीज प्रिवेंट कर, डिजीज स्प्रेड ना होने से उसको उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और हैविंग गुड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस में टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ लीडिंग है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी और मतलब अपना भी ध्यान रखा जाएगा। और गुड पर्सनल हाइजीन इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे हाइजीन अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी। ये आपको सिर्फ पुअर हेल्थ से नहीं बचाता, बाकी बाकी सारी बीमारियों से बचाता है। और वॉशिंग हैंड्स, बाथिंग, ब्रशिंग में ऑल लुक मोनोटोनस एंड बोरिंग, मतलब वॉशिंग वॉशिंग हैंड्स, बाथिंग, ब्रशिंग एंड ये सारी जो चीजें होती है ये सबको मतलब बोरिंग लग सकती है। मोनोटोनस मतलब होता है रिपीटिशियस, मतलब बार बार रिपीट करने वाले, लेकिन ये सारी हैबिट से ही आप मतलब क्लीन वगैरह रहते हैं। और ये सब पर्सनल हाइजीन में बहुत इंपॉर्टेंट में आती है। और इसकी वजह से आप बैक्टीरिया से फ्री रहते हैं, वायरस से फ्री रहते हैं, आपको बीमारियां कम लगती है। और कुछ हाइजीन के जनरल रूल्स है। टेक बाथ एवरी डे, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स विद वाटर एंड सोप, व्हेन यू कम होम आफ्टर, मतलब हाथ वगैरह धोना, पैर धोना, मुंह धोना, अपने बाल रोज कंघी करना। और क्लोथ्स और अंडरगारमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना। नेल्स रेगुलर काटना, हाथ और पैर के नाखून काटना। फिर सोने से पहले मतलब अपने पैर धो के सोना। जो अपने डेली कपड़े पहने उसी में बेड पे न चले जाना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना धोए ना खाना। हैंकरचीफ कैरी करना। तो अभी हम यहाँ पर कुछ से पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन प्ले एरिया। अब प्लेग्राउंड में हाइजीन कैसे होता है? आवर सराउंडिंग्स अफेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग एंड प्ले आर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। हम अभी यहाँ पर कुछ हेल्प मतलब दिए हुए हैं। जैसे एक तो प्लेग्राउंड के हाइजीन में आप क्या कर सकते हैं कि कचरा वगैरह नहीं फैलाना है, आपको एक बैग कैरी करना है जिसमें आप वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करेंगे। फिर आपको गार्बेज हमेशा डस्टबिन में डालना है, स्पिट नहीं करना पब्लिक प्लेसेस और ग्राउंड पे। और अपना रूम वगैरह साफ रखना है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना, फूल वगैरह नहीं तोड़ने हैं। और वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरीज में मतलब अलग अलग से डिवाइड रखना है। यूज डिसइंफेक्टिंग एंड क्लीनिंग एजेंट्स टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड इलनेस। डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एक्टिविटीज एम्ड एट improving and maintain the standard of basic environmental conditions, मतलब environmental condition भी इससे अच्छी होती है। अब आप अंदर खेलो या बाहर खेलो, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ जनरल लुक एट द इक्विपमेंट टू मेक श्योर दैट इट इज क्लीन एंड वेल मेंटेन। आपने जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो भी क्लीन और वेल मेंटेन होनी चाहिए। और आपको जो पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, वो एक तो टूटी हुई चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वुडन इक्विपमेंट जो है वो टूटा होने, स्प्लिंटर्ड का मतलब है कुचला हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे दबा हुआ एक साइड से हो। मेटल इक्विपमेंट पे जंग नहीं लगा होना चाहिए। और चिल्ड्रन को पता होना चाहिए, छोटे बच्चों को मतलब पता होना चाहिए, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए जनरल जो भी ग्राउंड वगैरह खेल रहे, कि डेंजरस एरिया लोकेशन कुछ है तो वहाँ नहीं जाना है। और यहाँ पर सरफेस एरिया और इन सबको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। दूसरा, प्लेग्राउंड इक्विपमेंट को ड्यूरेबल मटेरियल से बनाना चाहिए जो जल्दी फटे टूटे नहीं। फिर ऐसा मेक श्योर करना है कि इनफ स्पेस है, कि स्लाइड और स्विंग्स के आगे इनफ स्पेस है। और अगर कोई इक्विपमेंट यूज में है तो बच्चों को इसके पास ना जाने दें। से हार्डवेयर एज शिप्ड हुक्स, बोल्ट्स नहीं है तो शार्प और अनफिनिश्ड एजिस जैसे ऑब्जेक्ट्स को देखें और उनको वहां से हटाएं, कि जिससे, क्योंकि अगर वो होंगी तो उससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, कट लग सकता है। ऑल हार्डवेयर ऑन इक्विपमेंट शुड बी सिक्योर विथ नो लूज और ब्रोकन पार्ट्स। प्लास्टिक एंड वुड शुड शो नो साइंस ऑफ वीकनिंग एंड देयर, मतलब प्लास्टिक ये सब खराब क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। इफ द प्लेग्राउंड इज अ सैंड पिट तो चेक फॉर हजार्डेड डेब्रिस सच एज शार्प स्टिक्स और ब्राउन ग्लासेस। देखना अगर आप मिट्टी वगैरह में खेले तो ग्लास वगैरह के टुकड़े वगैरह बहुत होने के चांस रहते हैं, और कीड़े वगैरह भी रहते हैं, तो वो सब नहीं होने चाहिए। और सैंड पिट्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि एनिमल्स उसे कंटामिनेट ना करें, क्योंकि वो बार बार वहाँ पर घूमते रहते हैं। और कीप योर प्लेग्राउंड क्लीन एंड सेफ बाय पिकिंग गार्बेज एंड यूजिंग इक्विपमेंट प्रॉपर्ली। और हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है जब कोई भी प्रॉब्लम है। और इफ अगर कोई भी इक्विपमेंट मतलब ब्रोकन वगैरह लगती है या लूज लगती है, मेंटेनेंस की जरूरत है, तो फटाफट से उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करें। नेक्स्ट है सर्वे और प्लेग्राउंड एंड कॉमन एरिया एंड फिल द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक तो जो भी हमने ये सब चीजें पढ़ी उन सबका कोई एक अपने स्कूल के लिए यहाँ पर एक फिल करना है, कि डस्टबिन है, क्लीननेस है, फर्स्ट एड वाला एक अभी यहाँ पर एक आएगा आपका टॉपिक। और खेलने के टाइम क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो पूछा जा सकता है।
और डू नॉट स्टार्ट अ विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, एक प्रॉपर वार्म अप मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह रनिंग के अलावा अगर आपने कोई विग्रस एक्टिविटी की तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि एक और करेक्ट मतलब इक्विपमेंट यूज करनी है। ऑलवेज कैरी और वाटर बॉटल आपको हमेशा से कैरी करनी है ग्राउंड पे। अलर्ट रहना है, लोगों से टकरा वकरा ना जाओ, वहाँ पर चीजें आसपास जो पड़ी है, और जहाँ दूसरे लोग खेल रहे हैं आप वहां पर मत जाओ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को किसी को मारने के लिए यूज ना करो। अगर आपको चोट वगैरह लगी है तो टीचर या कोच के पास जाके हेल्प के लिए बोलो। और आपके प्लेग्राउंड को नील स्टोन्स ग्लास मेटल्स ये सब से फ्री रखो। अपनी बॉडी को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश मत करो, जितना आपसे हो सकता है उतना करो। और डैमेज इक्विपमेंट यूज नहीं करना है। अब स्विमिंग पूल की सेफ्टी देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो स्विमर्स वगैरह है। एक तो इन्फॉर्म द स्टाफ ऑन ड्यूटी अबाउट, आप एंट्री कब कर रहे हो एग्जिट का स्टाफ को बता दो हमेशा। और शावर लेना चाहिए हमेशा स्विमिंग से बाद में और पहले भी। और स्विमिंग पूल ऐसे मतलब स्विमिंग पूल बिना परमिशन के एंटर ना करें या फिर बिना बताए एंटर ना करें। भले आपको स्विमिंग आते हैं, कितने भी बड़े वो है मतलब स्विमर है या फिर आपके पास सब कुछ है, फ्लोटिंग वगैरह आइटम्स है जिससे आप डूबोगे नहीं, फिर भी आपको एक सुपरविजन के बिना एंटर नहीं करना है। आपको करेक्ट स्विमिंग मतलब चीजें पहननी है। और दूसरा एक यहाँ पर है, डू नॉट डाइव इन शैलो वाटर। शैलो वाटर में मतलब ये होता है कि जिसमें डेप्थ कम है, आप डेप्थ कम होगी तो ऊपर मतलब उसकी सतह ज्यादा होगी, अगर आप गिरोगे तो आपकी हड्डी कड़ा। तो मतलब जिसमें पानी की ज्यादा गहराई है, उसको चेक करो पहले फिर उसमें मतलब डाइव करो। अवॉइड हॉर्स प्ले, मतलब ऐसे रफ प्ले या फिर किसी को धक्का मुक्की करना, वो सब नहीं करना है। और अवॉइड स्विमिंग आफ्टर हैवी मील्स, खाने के बाद या अच्छा खाना खाने के बाद आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू रेस्क्यू ड्राउनिंग पर्सन, आप खुद मतलब ऐसे हीरो बनने की कोशिश ना करें, दूसरे को हेल्प के लिए बोले जो प्रोफेशनल है। और डूबने का नाटक मत करें। डू नॉट स्विम फॉर लॉन्ग एंड, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्विम ना करें। यूज द टॉयलेट बिफोर स्विमिंग, और पूल गटर का यूज करें स्पिटिंग के लिए और अपना नोज ब्लो करने के लिए। और आपको इन्फेक्शन से, स्किन डिजीज है या वुंड से आप घाव वगैरह के ओपन है तो पूल में ना जाए। तो ये इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट एड किट का। फर्स्ट एड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल बट क्वाइट इफेक्टिव एंड एक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट एड मीन्स द ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट टिल प्रॉपर मेडिकल एड कम्स। मतलब फर्स्ट एड एक ऐसे टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है जब तक प्रॉपर एक मेडिकल हेल्प ना आ जाए तब तक। और ये एक मतलब बहुत इफेक्टिव भी रहता है। एक पूरी यहाँ पर किट दिखाई है जैसे फर्स्ट एड किट वाली। फर्स्ट एड के पर्पस और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, एक तो फर्स्ट एड जो होता है लाइफ को मतलब बचाता है, रिकवरी में हेल्प करता है, और प्रिवेंट एग्रेवेशन ऑफ द इंजरी, मतलब वो इंजरी मतलब और घाव मतलब खराब ना हो जब तक डॉक्टर की सर्विसेज नहीं आती या फिर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आता। और किसी को अपने साथ हेल्प में रखो या हमेशा जब तक आप फर्स्ट एड परफॉर्म कर रहे हो। प्रिंसिपल्स क्या है, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्विकली, और बिना पैनिक किए आपको करने। और दूसरा, कोई पेशेंट सदमे में या उसको कोई डरा हुआ है तो पहले उसको शांत करे और उससे तो जितना दूर हो सके उतना दूर रह के फर्स्ट एड करने रहने की कोशिश करे। और मतलब ज्यादा उस पर जोर ना दे। और पेशेंट को मतलब दिलासा दे कि टेंशन कम रहे उसके में, और वो आराम से मतलब फर्स्ट एड आप कर पाए अच्छे खासे तरीके से। और ब्लीडिंग को रोके और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे अगर उसकी सांस चल नहीं रही है तो। कट्स एंड ब्रूइसेस, जो घाव लगते हैं, छोटे मोटे कट्स लगते हैं, वो मतलब आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको लगते ही रहते हैं। तो आपको मतलब ऐसे पेरेंट्स वगैरह को बेसिकली ऐसे पैरानॉइड मतलब ऐसे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कि, और उनको ऐसा ना कि चोट लग जाएगी तो बच्चों को बाहर खेलने ना भेजे, वो नहीं करना है। एट द सेम टाइम नो व्हाट टू डू व्हेन दे इंजर देमसेल्फ, और उनको बताया कि आपको अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो उसको करना क्या है। अगर कट्स डीप है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो मेडिकल हेल्प ढूंढे। अब क्या क्या करना है, एक तो आपको पहले घाव को पानी से साफ करना है। और वुंड अगर मतलब वुंड से खून निकल रहा है तो देन अप्लाई प्रेशर, तो आपको प्रेशर लगा के ब्लड को रोकना है। यूज स्टेराइल गॉज, स्टेराइल गॉज मतलब जो आप पट्टी बांधते हो ना, जो धाग मतलब नेट्स जैसे आपने पट्टी देखते हो कि हम बांधते हैं, वो, या फिर बैंडेज लगाओ। और आपको इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर रखना है जिसकी वजह से प्रेशर कम रहेगा और आपका मतलब ब्लड जो है वो धीरे धीरे मतलब लॉस होगा या फिर रुकना कम हो जाएगा। आपको अपने हार्ट के पार्ट से थोड़ा ऊपर रखना है। जैसे हमने देखा हॉस्पिटल में ने जिसको आदमी को पैर वगैरह में ब्लीडिंग है कुछ, तो उसका पैर बहुत ऊपर लटका के रखा जाता है। व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स कवर द वुंड, और अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए उसको एक तरह से बांध के उसको कवर करके रखो ताकि इस पे कोई इन्फेक्शन ना लगे। प्रिवेंशन क्या है, चिल्ड्रन को बताओ कि शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है या फिर उन्हें टच नहीं करना है, छोटे बच्चे तो। और उन्हें सुपरवाइज करो, मतलब उन्हें समझाओ कि कैसे करना है ये सब। और मेक द चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड होम सेफ, में शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, ग्लास फर्नीचर और शार्प ऑब्जेक्ट्स को उनका एक्सेस भी नहीं मिलना चाहिए। अब हीट एग्जॉशन, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो
एक तो थर्स्ट मतलब प्यास बहुत ज्यादा लग सकती है, मसल वीक्स हो सकते हैं, नोजिया, समटाइम वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पसीना कुछ ज्यादा ही आ सकता है ज्यादा। अब अगर या फिर पेशेंट होश में ही नहीं या बेहोश हो जाए और मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अब इसमें करना क्या क्या चाहिए। एक तो जो भी बच्चा है उसको शेड के अंदर लाओ, धूप से दूर करो, और उससे थोड़ा बहुत ऐसे काम करो, उसे शांत करो। और उसको पहले तो एक तो लेटा दो थोड़ी देर के लिए। और अगर चाइल्ड अलर्ट है तो उसके सर पे ठंडी पट्टी करो, उसे ठंडे ठंडे पानी की या फिर स्पोर्ट्स की ड्रिंक्स होती है उसके उसको पिलाओ उसको। और अगर वॉमिट करता है तो उसको एक साइड उसकी करंट बदल दो, ताकि उसका मतलब चोकिंग ना, उसका गले में कुछ अटका ना रह जाए, या फिर उसकी वॉमिट ही उसको वापस से ना होने लग जाए और अंदर फंस जाए। और अगर हीट स्ट्रोक या फिर लू लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं गर्म हवा लग जाती है, तो डॉक्टर के पास जरूर। अब आता है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। अगर कोई बंदा ब्रीथिंग, इफ समवन स्टॉप्स ब्रीदिंग, सी इफ द पर्सन कैन स्पीक और रिस्पॉन्ड व्हेन टच्ड ऑन द शोल्डर। अगर वो नहीं बात कर पा रहे तो एक तो फर्स्ट एड चालू करें सबसे पहले। जो भी लोग अगर खड़े हैं उनको अपनी मदद के लिए बोले, लेकिन आप अकेले हैं तो बेसिक सपोर्ट लाइफ का मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ये जो कुछ टेक्निक्स है ये मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह की जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक इमेज भी लगा दूंगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगी इमेज। इसमें क्या होता है कि पर्सन को मतलब आपको लिटा देना है पहले तो, और उसकी चिन को और उसके हेड को अपवर्ड्स, जैसे टिल्ट उसके हेड को एक ऊपर की तरफ, और उसकी चिन डाउनवर्ड अपवर्ड्स होनी चाहिए। और इससे आपको उस अगर डू दिस बाय प्लेसिंग द फिंगर टिप्स अंडर द जॉ बोन एंड लिफ्ट जेंटली while pressing down softly on the person's forehead। आपको उसके सर वगैरह, उसको सर को ऐसे पकड़ के और उसकी चिन को नीचे से खींचना है, ताकि उससे क्या होगा कि उसकी टंग जो होगी वो उसकी जो गर्दन की जो सांस की नली है उसको ब्लॉक नहीं करेगी, जिससे उसको मतलब कंटिन्यूसली एयर आती रही। मैं आपका फोटो दिखा दूंगा तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर वही लिखा है, कीप होल्डिंग, उनका हेड से पकड़ के रखना है, उनकी चिन को से खींच के अंदर होल्ड करके रखना है। और उनको देखना है कि उनकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। और नेक्स्ट है कि फिर आपको अपना मतलब कान उनके मुंह की तरफ रख के से सुन के देखना है कि मतलब ब्रीथिंग हो रही है उनको, नहीं हो रही। और अगर इफ देयर इज नॉर्मल ब्रीथिंग, होल्ड द हेड एज डिस्क्राइब अबव अंटिल हेल्प अराइज। जब तक उनकी ब्रीथिंग अच्छी तरह चल रही है, इस मेथड से आप होल्ड करके रखें। नेक्स्ट आता है कट्स की बात आती है। यहाँ पर कट्स में ब्लीडिंग है, एक तो विथ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग इट्स इंपॉर्टेंट, एक तो आप जैसे कुछ कैसी ब्लीडिंग आप उसको रोकें। स्मॉल कट्स जो होते हैं वो ब्लीडिंग अगर होती है तो उसको वेन्स में जो होता है, स्मॉल कट्स इन द वेन्स जो होते हैं, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसके बाद क्लॉट हो जाता है, तो एरिया को बस एक बार वॉश कर दे, उस पर प्लास्टर लगा दे। फिर डीप जो कट्स होते हैं वो डार्क मतलब डीपर कट्स इन द वेन्स प्रोड्यूस डार्क ब्लड दैट सीप्स स्लोली। फिर जितना ज्यादा डीप कट होता है धीरे धीरे ब्लड लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। तो उस पर आप प्रेशर लगा के या फिर स्टेराइल मतलब मतलब स्टेरलाइज्ड होता है, जो डिस मतलब जिसपे जैसे आप देखते हैं ना कि डॉक्टर्स मतलब जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्लीन करके करते हैं, या फिर एक साफ कपड़े से उसको मतलब प्रेशर लगा के रोकिए। और इन वुंड्स को मतलब सिलाई की जरूरत पड़ सकती है, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी नेसेसरी है फर्स्ट एड के बाद। नेक्स्ट बात आती है चोकिंग की। चोकिंग एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है ऑफ द फ्लोइंग एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट टू लंग्स। मतलब आपका गला जैसे हम बोले चोक हो जाता है, मतलब किसी चीज की वजह से आपका मतलब सांस नहीं आती है। और ये तब होता है जनरली जब आप खाते खाते मतलब बातें करने लगते हैं, तो फूड जो होता है आपका मतलब चबाया तो होता है, या फिर चबाया भी नहीं होता ढंग से और वो गले में अटक जाता है, या फिर कोई और पार्टिकल भी कुछ होता है। और अब पर्सन कुछ एक अगर किसी को चोकिंग हो रही है तो वो गर्दन पे हाथ रखता है या फिर हाथ से किसी को बुलाता भी है। तो तो उसके लिए फिर किसी और को असिस्टेंस के लिए आपने बुलाए जो कि प्रोफेशनल है। और फर्स्ट एड भी देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि चोकिंग से उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एड का, टू गिव फर्स्ट एड परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट हेमिलिक मैन्योवर एज गिवन बिलो। ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरह होता है। मतलब आपको एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं एक पिक्चर लगा ही दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है इस तरह से, और उसके यहाँ पर कुछ जैसे अटक गया है, जिससे हम किसी को पीछे मुक्का मारते हैं ना, वैसे ही बेसिकली। लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। फिर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, इसके पीछे यहाँ पर एक और पर्सन खड़ा होता है, वो इसको उसकी बेली की साइड से ऐसे पकड़ते हैं और उसको अपने पीछे की तरफ 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, पीछे की तरफ उसको कैसे पुश करना होता है पर्सन को। जैसे कि मतलब किसी को हम ऐसे धोबी पछाड़ देते हैं ना, वैसे पछाड़ना नहीं है, उसको पीछे से पकड़ के उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देने में। यहाँ पर एक फोटो भी लगा दूंगा कि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है। और नेक्स्ट है टू क्लियर द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पर्सन। इसके लिए आपको एक तो अगर उसका जो कोई अगर पर्सन मतलब होश में नहीं है
तो उसका आपको क्लियर कैसे करना है, एक तो सबसे पहले उसको लेटा दे, दूसरा अगर उसके थ्रोट में अगर आपको ब्लॉकेज विजिबल है तो अपने फिंगर डाल के उसके माउथ से जो भी चीज़ है उसको साइड में मतलब उसको निकाले। ये मत कर दिया गलती से कि आप उसको मतलब ज्यादा ही पुश कर दे अंदर, ताकि वो और मतलब अंदर चला जाए, जो कि यंग चिल्ड्रन में इजीली हो सकता है। दूसरा आता है सीपीआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, रिससिनेशन। अब इसमें क्या होता है, इफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स लॉस्ट एंड द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर अगर ऑब्जेक्ट फंसा ही रहता है और आप पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपको चेस्ट पे कंप्रेशंस देने होते हैं और माउथ को चेक करते रहना होता है। अब हम यहाँ पर सीपीआर का भी एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह होता है, जैसे यहाँ पर सीपीआर का एक अलग से प्रोसेस दिया हुआ है। इसके बाद जाके हमारे चैप्टर फिनिश होगा, इसका छोटी मोटी चीजें बचेगी। तो ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीआर। तो चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से और इस चैप्टर की वैसी की तैसी करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है, ये तो हमने पढ़ लिया कट्स वट्स। हाँ, नेक्स्ट आता है बेसिक स्पोर्ट्स इंजरी। या स्पोर्ट्स इंजरी होती क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी या इंजरी दैट टिपिकली अकर जब आप स्पोर्ट ट्रेनिंग या सेशंस या फिटनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज इंजरीज में बी कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट, आपने कुछ अगर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लियो, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लियो। और इंजरी एक्यूट एक्यूट ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, सदमे वाले क्रॉनिक मतलब लंबे समय की इंजरी भी हो सकती है। अब एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी कैसे हो सकती है? एक बार में झटका या कुछ लग जाए, जैसे कि स्ट्रेन, स्प्रेन या फ्रैक्चर। वैसे क्रॉनिक इंजरी बहुत लंबे टाइम के लिए हो सकती है, और वो तभी होगी जब आपने बहुत बार एक ही चीज को आप गलत तरीके से गलत कर रहे हो उस चीज को। जैसे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर, टेंडिनाइटिस मतलब टेंडन्स जो है हमारे बॉडी के उसका फ्रैक्चर होता है। टेंडन्स का फ्रैक्चर नहीं, मतलब टेंडन्स जैसे अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि टेंडन्स के बीच में भी ऐसे वहां पर मसल पुल हो जाता है। टेंडन्स टेंडिनाइटिस मतलब दो टेंडन्स के बीच की यहाँ पर बात की गई है। Sprain जो है, ligaments are tissues that stabilize and support the body joints. A sprain is an injury to a ligament caused by tearing of the fibers. ligament के जो fibers होते हैं वो फट जाता है, या आप बोलते हैं मसल फट जाता है। लेकिन ये मसल फटना है लिगामेंट टीयर बोलते हैं। द लिगामेंट के अंदर पार्शियल टीयर भी हो सकता है या कंप्लीटली मतलब फट गया हो वो। और स्प्रेन जो लिगामेंट होते हैं वो बहुत जल्दी फूल जाते हैं। तो जितना ज्यादा स्वेलिंग होगा उतना ज्यादा पेन होगा, और जितना ज्यादा फटा हुआ होगा उतना ज्यादा इंजरी हो सकती है। लिगामेंट्स जो फट जाते हैं वो। अब मसल स्ट्रेन की बात करें, मसल स्ट्रेन जो होता है, आपको मतलब भारी भरकम या हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो उसमें क्या होता है कि मसल ट्विस्ट हो जाता है, या मसल भी ऊपर से उसका टुकड़ा उतर जाता है या खिंच जाता है। या मसल का भी हो सकता है, टेंडन का भी, उसको बोलते हैं मसल स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स। के लिए हम फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? एक तो राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है राइस का क्वेश्चन भी। इसमें क्या होता है, राइस के यहाँ पर चावल नहीं है। आर का मतलब है रेस्ट। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आपको जैसे यहाँ पर आपको स्प्रेन हुआ है, तो पहले इसको एक पार्ट पे इसको रख दीजिए और इसको रेस्ट करने दीजिए फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। फिर उस एरिया पे आइसिंग कीजिए। यूज अ कोल्ड पैक टू हेल्प लिमिट स्वेलिंग आफ्टर इंजरी, जिससे आपकी स्वेलिंग कम होगी। आइस का यूज करना है आपको। और जितना हो सके उतना जल्दी इमीडिएटली कीजिए, 15 से 20 मिनट के 4 से 8 बार दिन में करना है। 2 दिन तक करना है कंटिन्यू, जब तक स्वेलिंग इंप्रूव नहीं हो जाए। बहुत ज्यादा भी उसको यूज नहीं करना है, तो इससे टिश्यू डैमेज हो सके। फिर कंप्रेस करने से एरिया पे पट्टी वट्टी कुछ बांध देनी है आपको, इलास्टिक रैप और बैंडेज से। फिर एलिवेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसको हार्ट से जितना हो सके उतना ऊपर रखना है। जैसे मैंने आपको बताया पैर ऊपर लटका के रखते हैं हॉस्पिटल में, जिससे कि स्वेलिंग कम होगी। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड किट का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एड किट एक वेल स्टॉक चीज होती है। इसमें क्या होता है कि वेल स्टॉक फर्स्ट एड किट इज एज इम्पोर्टेंट एज प्रॉप्स फॉर एवरी फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। द फर्स्ट एड किट शुड बी विद इन एन ईजी रीच फॉर द टीचर टू यूज, मतलब फर्स्ट एड किट ऐसे जगह रखे होंगे जहाँ टीचर इजीली उसको यूज कर सके। वेल स्टॉक फर्स्ट एड किट मतलब आप कॉमन इंजरीज से हेल्प कर सकती है बचाने में। और फर्स्ट एड किट मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल होती है। और ये बेसिकली एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तो बहुत असेंशियल होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट एड मैनुअल एक तो होती है। स्टेराइल गॉज होते हैं अलग अलग साइज के, ये जो होते हैं मैंने आपको बताया, पट्टियां जो होती है। और टेप्स होती है, बैंडेजेस होती है, इलास्टिक बैंडेज होती है, स्प्लिंट होती है। अब स्प्लिंट बेसिकली होता क्या है कि मैंने आपको बताया, स्प्लिंट का मतलब वहां पर कुचला हुआ होता है। तो स्प्लिंट यहाँ पर मतलब ऐसी चीज है जिससे, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ फोटो भी लगा दूंगा स्प्लिंट का। एक पोजीशन वाला डिवाइस होता है, जिससे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके फिंगर है, और इसके ऊपर यहाँ पे कवरिंग हो जाती है, जिससे आपकी फिंगर कहीं मूव नहीं कर पाती है। तो आप मतलब एक तरह से आपकी फिंगर स्टेबल रहती है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं, सोप्स होता है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे क्रीम का कोई परसेंटेज दिया हुआ है। 2 टैबलेट्स के नाम दिए, ट्वीजर्स होते हैं जो कि जैसे हम ये सब ट्वीजर्स होते हैं जिन्हें प्लकर्स भी बोलते हैं।
ये होते हैं। नेक्स्ट होता है शार्प सीजर, सेफ्टी पिन और डिस्पोजेबल इंस्टेंट कोल्ड पैक्स, मतलब जो मैंने आपको बताया स्वेलिंग के टाइम पे हमने ऊपर यूज किए थे वो सब भी होते हैं। और कैलामाइन लोशन होता है, डेटॉल या सेवलॉन लोशन भी होता है घाव भरने के लिए, थर्मोमीटर होता है। और प्लास्टिक के ग्लव्स का पेयर होता है, कम से कम 2 पेयर तो होते ही होते हैं। और कुछ टॉर्च होती है, और एक्स्ट्रा ये टॉर्च है, और कुछ बैटरीज होती है। और माउथ पीस होता है सीपीआर देने के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा प्रेफर किया जाता है कि माउथ टू माउथ डायरेक्ट सीपीआर ना दिया जाए। एक माउथ पीस होता है जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन पास कर सकते हो सामने वाले को, जो कि मेडिकल शॉप पे मिल जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फोन नंबर्स हो गए, नियरेस्ट हॉस्पिटल, स्कूल, प्रिंसिपल, टैक्सी ड्राइवर, और ब्लैंकेट आपने स्टोर किया हुआ हो तो ये सारे हो जाता है फर्स्ट एड के बारे में, हमारा एक टॉपिक खत्म। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इमरजेंसी रिस्पांस एंड कैजुअलिटी मैनेजमेंट कैसे होती है। स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें, इसमें क्वेश्चन आता है। स्पोर्ट्स इंजरी आर द कॉमनली कॉज्ड बाय ओवर यूज, डायरेक्ट इम्पैक्ट और एन इम्पैक्ट दैट इज ग्रेटर देन अ बॉडी पार्ट कैन विथस्टैंड। मतलब ये स्पोर्ट्स इंजरी कॉमनली मतलब ज्यादा एक्सरसाइज करना या फिर किसी और चीज की वजह से भी हो सकती है। देर आर टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है। मैंने आपको भी बताया जो इंजरी सडनली अकर हो जाती है, जैसे एंकल में स्प्रेन आ गया, और मतलब ऐसे गलत तरीके से, मतलब जैसे गिरते हैं तो हाथ से सपोर्ट लेते हैं, लेकिन आप एंकल के इस तरह से गिरे, आपका एंकल मुड़ गया, तो एक्यूट इंजरी जो सडन इंजरी होती है। क्रॉनिक इंजरी जो होती है, आप मसल्स या मसल के ग्रुप से, जॉइंट से आप बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हो उसका। इसमें पुअर टेक्निक भी हो सकती है और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है, जिसके से क्रॉनिक इंजरी हो सकती है। मेडिकल अटेंशन टू एनी स्पोर्ट इंजरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू मे बी हर्ट। अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी बातें तो नहीं है, इसकी वजह से आपको ज्यादा चोट वगैरह भी लग सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एंकल स्प्रेन में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस हो जाएगी। ब्रूइसिस में क्या होगा, कुछ ब्लीडिंग स्पॉट्स होंगे स्किन पे। और कट्स और एब्रेशन। अब कट्स और एब्रेशन, यहाँ पर एब्रेशन मतलब पार्शियल वुंड होता है जो आपका, इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स आपको देखने को क्या मिल सकते हैं कि थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, नीज और एल्बोज जनरली ऐसे टाइप के होते हैं। आप देखते हैं ना ऐसे, हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारा एल्बो का पार्ट है, तो यहाँ पर ऐसे दाने दाने बन जाते हैं, घिस जाता है पूरा, हम तो गिरते हैं, फिसलते हैं, तो उसमें से चोट लग सकती है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन, जो कि आपको पता ही है, पानी अगर नहीं पीते, और हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक, लू लग जाती है, बॉडी से पानी का लॉस होता है। ग्रोइन स्ट्रेन होता है, पेन एंड ग्रोइन एरिया। ग्रोइन एरिया मतलब आपके थाइस के बीच का, थाइस थाइस जितना जो आपका एरिया है, थाइस वाला अपर पार्ट जो होता है, हिप से नीचे वाला, वहां पर आपको। और हैमस्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब ये वाला पार्ट होता है कि जो आपके बटॉक्स के नीचे वाला पार्ट है, जो आपका थाइस वाला बैक साइड का पार्ट है, उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। वहां पर स्वेलिंग हो जाए, नी जॉइंट पे, जहाँ पर आपको नी जॉइंट है वहां पर पेन, स्वेलिंग हो जाए। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, सीवियर पेन, दिस इंजरी यूजुअली ड्यू टू द इम्पैक्ट, मैंने आपको बताया कि आप कंटिन्यूअस कोई चीज कर दे तो। शिनबोन पेन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इंजरी, मैं यहाँ पर एक दो फोटोज भी लगा दूंगा जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द फर्स्ट एड टेक्निक्स टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू इंजर्ड पार्ट। आपको क्या क्या करना है, एक तो रेस्ट वाले चारों स्टेप्स, राइस आपको हमेशा से ही फॉलो करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है एक तो, और रेफरल, को एक डॉक्टर से जल्द जाके मिले, और नो हीट, डू नॉट अप्लाई हीट। आपको वो जो स्वेलिंग वाले पार्ट है वहाँ पर गर्माहट नहीं रखनी, तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है। और खेलना कूदना नहीं करना उस टाइम पे, अगर मसाज वगैरह भी नहीं करना, मसाज से मतलब हीलिंग और उसको ठीक होने में और ज्यादा समय लग सकता है, स्वेलिंग भी बढ़ सकती है। और स्पोर्ट्स इंजरीज से बच कैसे सकते हैं, एक तो ये कुछ पॉइंट्स जो एथलीट और एक कोच को रखने चाहिए दिमाग में। एक तो वार्म अप करना चाहिए जेंटली थ्रू द मोशंस ऑफ योर स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग स्लो सस्टेन स्ट्रेचेस। धीरे धीरे आपको स्ट्रेचेस करके अपनी बॉडी को मतलब खुलने देना है। फिर अप्रोप्रिएट फुटवेयर पहनना है। टेप और स्ट्रैप, मतलब जैसे आपको कहीं जॉइंट वगैरह में थोड़ी बहुत भी इंजरी, तो आप वहाँ पर पट्टा वगैरह बांधे। और सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे माउथ गार्ड, जैसे हम बॉक्सिंग वगैरह में देखते हैं, दांत वगैरह में जैसे माउथ गार्ड, जैसे हेलमेट्स होते हैं, पैड्स होते हैं, क्रिकेट वगैरह आपने देखा होगा। पानी वगैरह गेम के दौरान भी, गेम से पहले और गेम के बाद भी प्लेंटी अच्छी खासी मात्रा में पिए। और जिस दिन बहुत ज्यादा ही गर्मी, उस दिन एक्सरसाइज ना करें। और जैसे मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ ओवरऑल फिटनेस, जैसे कोई ऑफ सीजन होता है, जैसे ठंडी वगैरह में भी आप अपनी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करें। मेक श्योर दैट ओवरऑल फिटनेस इज लेवल इज ऑप्टिमम विद इनफ मसल स्ट्रेंथ, मतलब आप अच्छी खासी फिटनेस लेवल आपका अच्छा खासा हो जितने आपके मसल्स में स्ट्रेंथ हो। और इंश्योर ट्रेनिंग इनको अप्रोप्रिएट स्पीड एंड इम्पैक्ट वर्क सो मसल्स आर केपेबल ऑफ डिमांड्स ऑफ गेम सिचुएशन, मतलब आपकी ट्रेनिंग में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आपके मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप गेम की सिचुएशन में कैपेबल हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और अपने लेवल से ज्यादा आप मतलब ना करें, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाए ट्रेनिंग की भी, और ड्यूरेशन, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की भी। और यूज गुड फॉर्म एंड लर्न और टीच करेक्ट, किसी को सिखाए तो क्लियर कट सिखाएं, और
मतलब एक जिसे सीख रहे हैं उससे भी क्लियर कट सीखे। और कूल डाउन मतलब आपको सेशन भी देना है, रेस्ट भी करना है, ऐसा नहीं कंटिन्यू भागते रहो भागते रहो भागते रहो, ऐसा नहीं करना है। अलग एडिक्वेट रिकवरी टाइम भी देना है आपको, जैसे कुछ 5 7 दिन में सब 6 दिन ट्रेनिंग करो, एक दिन आपको रेस्ट भी चाहिए होगा। हैव रेगुलर हेल्थ एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक असेसमेंट, आपको मतलब बॉडी वगैरह का चेक मतलब देखना है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ये सब भी चीजें। नेक्स्ट आता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन रिससिटेशन। CPR is executed during an emergency when someone to save a person's life if their heart stop, अगर किसी का हार्ट स्टॉप कर जाता है बीटिंग करना, सडन सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब आपका हार्ट में इम्पल्स ना पहुंचे, वो बंद हो जाए। तो नेक्स्ट है, अब इसमें सर्वाइवल के चांसेस हो सकते हैं अगर आप उसको इमीडिएटली परफॉर्म करें तो। अब इसमें ये स्टेप मैंने आपको बोला है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग वाला स्टेप, बहुत रेयर केस में बोला जाता है, ये नहीं किया जाता। फॉर नॉन हेल्थ केयर प्रोवाइड्स बाय स्टैंडर्ड्स विदाउट फॉर्मल CPR ट्रेनिंग, जिनको CPR वगैरह की ट्रेनिंग क्लियर कट नहीं है उनके लिए क्या रिकमेंडेशन इज फॉर कॉम्प्रेशन ओनली CPR और हैंड CPR विदाउट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जिनको क्लियर कट ट्रेनिंग नहीं है। दिस वर्जन ऑफ CPR इज रिकमेंड फॉर द पीपल विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग हु सी एन एडल्ट और टीन सडनली कोलैप्स, या फिर कहीं जगह पे कोई कोलैप्स कर जाता है, उनके लिए है, जिनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती। और अब यहाँ पर CPR के कुछ स्टेप्स होते हैं किस तरह करना है। सबसे पहले एक तो आपको इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है, उसके वाइटल साइन चेक करना है जिंदा है कि नहीं है। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, मैं ऊपर फोटो नहीं लगाऊंगा, आप यहीं से देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लेफ्ट चिन एंड चेक ब्रीदिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको करना है, ये मेथड है। आपको इसका यहाँ से मुंह इस तरह प्रेस करना है, सर पे एक साइड होल्ड करके रखना है। तो आपके उससे क्या होगा कि आपका जो टंग है वो आपके थ्रोट को ब्लॉक नहीं करेगा, जो मैं आपको ऊपर समझाना चाह रहा था फोटो। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें किस तरह करना है। एक तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं स्टेप्स नहीं पढ़ूंगा, आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने इस तरह से हाथ बनाने हैं, एडल्ट के लिए इस तरह करना है, चाइल्ड के लिए इस तरह होता है एक हाथ से, और इन्फेंट के लिए 2 फिंगर्स होती है। अब और एडल्ट के में आपको चेस्ट को 2 इंचेस नीचे डाउन प्रेस करना होता है, चाइल्ड में एक हाथ से आपको 2 इंचेस प्रेस डाउन करना होता है। ये आपको होना चाहिए परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, मतलब 30 बार ऐसे करना है। 100 पर मिनट होने चाहिए, और इसके बीच में आपको चेस्ट को उठने भी देना है, ऐसा नहीं दबाते जा रहे ऐसे ही मर जाएगा बेचारा। और इन्फेंट के लिए, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल ये वाला 1.5 इंच से प्रेस करना है आपको। यहाँ पर लिखा है कि मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है थोड़ा अजीब सा है, जिसका टेम्पो मतलब आपका कंप्रेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि स्टेइंग अलाइव बाय बी गीज का जो गाना है उस हिसाब से इतनी स्पीड में होना चाहिए। और आपको हैंड्स मतलब अपने विक्टिम की चेस्ट से हटाने नहीं है, सिर्फ आपका मतलब हैंड्स प्रॉपर मूवमेंट होनी चाहिए। और आपको विक्टिम के आसपास कहीं लेटना वेटना भी नहीं है, कंटिन्यूस से प्रोसेस को रखना है। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। रिहेबिलिटेशन मतलब आपको जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आपको पैर वैर टूट गया, आप अब आपको जब उसको जुड़ने में मतलब वो जुड़ गया, आपकी कंडीशन पहले बहुत मतलब ओल्ड से न्यू हो गई बिल्कुल, वो होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या होता है, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन डिपेंड ऑन द टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, अब डिपेंड करता है कैसी इंजरी है आपकी। ऑलवेज ये डॉक्टर, अगर आपको इंजरी के 24 घंटे बाद भी पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आपको खुद ट्रीटमेंट करने की, खुद हीरो बनने की जरूरत है, नहीं तो इंजरी पे और ज्यादा जोर पड़ सकता है। फिजियोथेरेपी कैन हेल्प टू रिहेबिलिटेट द इंजर्ड साइड, आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे मूवीज में दिखाते हैं किसी का पैर वगैरह टूट जाता है तो कुछ महीनों तक उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करनी पड़ती है। डिपेंड करता है इंजरी पे, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी हो सकती है जिसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करेंगे। रिटर्निंग टू स्पोर्ट आफ्टर इंजरी डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स और थेरेपीज असेसमेंट। अब जरूरी नहीं है कि आप, आपकी इंजरी इतनी अगर सीरियस है तो डॉक्टर ये भी बोल सकते हैं कि आप वो स्पोर्ट को कभी ना खेल पाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ना हो जनरली। ट्राइंग टू प्ले बिफोर द इंजरी इज प्रॉपरली हील्ड विल ओनली कॉज फर्दर डैमेज डिले रिकवरी, अगर आप इंजरी से मतलब इंजरी के टाइम पे आप अचानक से खेलने वाले चले गए तो आपको इतना डिले हो जाएगा, और वो इतना सीवियर हो सकता है कि आप कभी मतलब उस आपके ऑर्गन का यूज भी ना कर पाए, या आपकी उस बॉडी के पार्ट को। द बिगेस्ट सिंगल रिस्क फैक्टर फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज अ प्रीवियस इंजरी, अगर आपको 2 बार इंजरी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा खतरा रहता है। इन द मीन टाइम यू कैन मेंटेन अ फिटनेस बाय चूजिंग फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज दैट डोंट इन्वॉल्व इंजरी, मतलब आप जैसे आपको रिस्ट की हीलिंग चल रही है आपकी, तो आप आराम से बाईसाइकिल वगैरह चला सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइज में जिसके आपके उस पार्ट पे स्ट्रेस ना पड़े। अब इसमें एक तो यहाँ पर हाँ, इससे भी क्वेश्चन, मोस्ट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एन एक्यूट स्टेज होता है जो कि इंजरी के जस्ट बाद होता है, मिडल और रिहेबिलिटेशन स्टेज जो जुड़ने का काम होता है, रीगेन होता है आपके नॉर्मल मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ एंड फाइनली फंक्शन फॉर स्पोर्ट्स, जिसके लिए आपने ठीक होना चाहा था वो स्पोर्ट्स वगैरह आप खेल सकते हो।
और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वेज वेयर एक्सरसाइजेस आर मोर रिलेवेंट, मतलब आप उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है ठीक होने के लिए। अब ये स्टेजेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है मतलब फंक्शनल एक्टिविटीज में पॉइंट्स का नोट करें। द फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट पीरियड, दीज मूवमेंट्स डेवलप नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एट द इंजर्ड पार्ट टू फंक्शन। मतलब ये जस्ट बाद वाली सिचुएशन है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग बहुत लो इंटेंसिटी करने, बहुत आराम से आपको करना पड़ेगा। और ब्रेसिंग एंड टेपिंग मतलब उस पार्ट को आपको ऐसे टाइट करके बांध के रखना पड़ेगा किसी चीज से। फिर मोडालिटीज में क्या होता है, इंक्रीज करना धीरे धीरे, आपको आपको लगता है कि आप ठीक होने लग रहे हैं तो डॉक्टर आपको खुद ही बोलेगा कि आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाएंगे, थोड़ा ज्यादा सा प्रेशर देने की ट्राई करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, एंड रेजिस्टेंस टू इंक्रीज लोड बियरिंग कैपेसिटी, रीगेनिंग ऑफ द मूवमेंट एबिलिटी, फाइनली एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज फुल इंटेंसिटी आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। द इंजर्ड पार्ट इज रेडी टू बी ऑप्टिमम ट्रेनिंग लोड। आप जितना अच्छा खासा पहले कर सकते थे उतना कर पाएंगे। जैसे ये देखिए एक्सरसाइजेज फॉर रिहेबिलिटेशन, अब यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज बताई गई है। जैसे सबसे पहले तो एंकल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज फॉर काफ मसल्स। आपकी जो काफ होती है आगे वाले नीज से ऊपर वाला पार्ट जो रहता है उसको काफ मसल्स बोलते हैं। एक्िलीज टेंडन इंजरीज एंड एंकल इंक्लूडिंग एंकल स्प्रेन्स। आर्म एंड एल्बो एक्सरसाइजेज जो होती है बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल के लिए। बैक एक्सरसाइजेज बैक मसल्स के लिए। कोर और एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज यूज टू वर्क द ट्रंक एंड आइडियल फॉर अवॉइडिंग बैक पेन भी इससे अवॉइड हो सकता है। हिप और ग्रोइन एक्सरसाइज अडक्टर और हिप मसल्स के लिए। नी एक्सरसाइज, अब इसमें हैमस्ट्रिंग की बात आ रही है जो मैंने आपको बताया था। उसके लिए कवर नी एक्सरसाइज कवर अर्ली मिडल एंड लेट स्टेज एक्सरसाइज फॉर रिहेबिलिटेशन फ्रॉम थाई इंजरीज इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन एक्सरसाइजेज, quadriceps strain as well as jumper's knee, iliotibial band friction syndrome and knee ligament injuries। जैसे आपको याद ही रखना है, आपको डीप में जाना है तो गूगल पे सब चेक कर सकते हैं। शोल्डर एक्सरसाइजेस कवर्स द एक्सरसाइजेस एंड जनरल अपने आपको शोल्डर के रिहेबिलिटेशन के। नी एक्सरसाइज बेसिकली आप हैमस्ट्रिंग याद रख सकते हैं। रिस्ट एंड हैंड एक्सरसाइज रिस्ट स्प्रेन और बाकी हैंड इंजरीज से। तो ये आता है क्वेश्चन आंसर का पार्ट जो भी हमने ये ऊपर टेबल की थी। नी जॉइंट के लिए सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्रॉइन स्ट्रेन में क्या क्या हो सकता है, और डिफरेंशिएशन सीपीआर के स्टेप्स आपको सब ध्यान रखना है। और कितना एडल्ट के लिए दोनों हाथ से 2 इंचेस तक प्रेस करना है, और बच्चे के लिए एक हाथ से ही 2 इंचेस तक, और बिल्कुल छोटे मतलब बच्चे के लिए 2 फिंगर्स से 1.5 इंचेस तक करना है। तो गाइज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। शायद थोड़ा स्पीड में गया हो तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। और जिन जनों का एग्जाम है, सॉरी इतना लेट डाल रहा हूँ वीडियो, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के वीडियो देख लेना। और बस एक लास्ट चैप्टर बच्चा ट्राई करूंगा इसको भी डाल दें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरी वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक